अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको यौम आज़ादी मुबारक। और नाज़रीन, उसी रेलिवेंट है प्रोग्राम हमारा आज का कि आज यौम आज़ादी के हवाले से हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने यौम आज़ादी के हवाले से आज के दिन जो ऐलान किया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वतन से मोहब्बत का सबूत पौधे लगा कर दें और शजरकारी के ज़रिए दें। तो आज इस हवाले से बड़ा अहम दिन है। इस पे लोगों का रिस्पांस क्या रहा है और शजरकारी मुहिम कैसी जा रही है और इसका ज़रूरी बिज़नेस पर भी, इस इलाके की मईशत पर भी इम्पेक्ट क्या आ रहा है, इस सब पे बात करेंगे। और हमारा जो मौजू है यही है। और हमारे साथ आज हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ जंजुआ साहब, जो चेयरमैन हैं PH मुल्तान के। और हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर रिटायर्ड मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, जो सदर हैं वेटरन इंजीनियर्स फोरम के। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम साहब, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। तो सबसे पहले एजाज़ जंजुआ साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। आज PH ने मुल्तान में एक बड़ा इवेंट भी किया और पिछले कुछ कंपेन चल रही है मुल्तान में शजरकारी के हवाले से भी। आप क्या समझते हैं आज के दिन का मैसेज, वज़ीर आज़म की अपील पर आपके लोगों ने, शहरियों ने यहाँ पे क्या रिस्पॉन्ड नज़र किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं रोही का भी शुक्रगुज़ार हूँ। ये तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे PH के साथ शाना बशाना डेली के हवाले से चल रही है। तो लोगों को अल्लाह का शुक्र है कि जो खान साहब ने एक कैंपेन चलाई है ग्रीन पाकिस्तान की, या इन्वायरमेंट चेंज की जो बात की है, उसने UNO में खड़े होकर बात की है और पूरी दुनिया ने उसको माना है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़रूरी था। और जो इस वक्त हमारी ग्रीनरी की सूरत हाल है पूरे मुल्क को, अगर आप इस ग्रीनरी के हिसाब से देखें कि शायद 5-10% हमारी ग्रीनरी, बाकी 95% ग्रीनरी ही नहीं है। जी, तो मैं समझता हूँ कि ये हर बंदे को जब तक इसकी अहमियत नहीं बताई जाएगी कि इसकी अहमियत क्या है, और उसका फ़ायदा ये हुआ है, आज 3 साल मुझे हो गए हैं और इस साल मैंने देखा है जितनी लोगों की दिलचस्पी इसमें है, लोग मुसलसल राब्ते कर रहे हैं। एक एक दिन में हम पता नहीं कितनी कितनी जगह जाके पौधे लगाते भी हैं, लोग डोनेशन भी कर रहे हैं, लोग खुद भी लगा रहे हैं। अब मुसलसल कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल्स और ये सब के सब इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस खान साहब की वजह से, वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से है, जो उसने उस पर एक उसको अहमियत दी। और अहमियत मेरे ख्याल में देनी भी चाहिए कि जिस तरह अभी खान साहब बात कर रहे थे कि फेफड़े जो हैं आपके, ये हैं आपकी, ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो ये फेफड़े काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें सबको दरख्त लगाने चाहिए। PH अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में पंजाब में अगर गिनती के हिसाब से, पौधों के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से तो पहले नंबर पे आएगा। तो ये काम चल रहा है और लोगों को इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोगों की दिलचस्पी पड़ रही है, यही बड़ी खुशी की बात है। और आज हमने कई जगह प्रोग्राम थे, एक जगह नहीं प्रोग्राम थे, हम तो 2-3 जगह जा सके, वरना लोग इस वक्त जो है मतलब सैकड़ों प्रोग्राम आज मुल्तान में हैं इस हवाले से, प्लांटेशन के हवाले से चल रहे हैं। आप इंजीनियर साहब, आपकी तरफ आते हैं। मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, आप क्या समझते हैं? आपने तो ये बहुत पुराना अलम उठाया हुआ है कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे शहरी ख़ुद भी लगाएं और जो मुल्तान की इंतज़ामिया है, वो भी जिन इदारे हैं, वो भी अपना किरदार अदा करें। आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट था और कितना इम्पोर्टेंट ये है? और आज के दिन यौम आज़ादी के हवाले से जो वज़ीर आज़म की अपील थी, आप क्या समझते हैं कि लोगों ने किस अंदाज़ में रिस्पॉन्ड किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवानी भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और रोही का नहायत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने एक हमारे एक अहम कौमी मसले के पर जो आज का उस पर मुझे इज़हार ख्याल की दावत दी है। आपके सवाल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हकीकत ये है, इसके बावजूद कि मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे भी इससे पहले मुझे भी ये एहसास नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि ये जो दरख्त हैं और ये जो प्लांटेशन है और ये फॉरेस्टेशन जो है, ये कौमों की ज़िंदगी में इसकी कितनी अहमियत है। सर, जब तक कि मैं बाहर नहीं गया MSc इंजीनियरिंग करने के लिए, जब मैं यूरोप गया, इंग्लैंड गया और फिर उसके बाद यूरोप गया और फिर उसके बाद अमेरिका गया, तो हकीकत है तब जाकर मुझे पता चला कि जो ज़िंदा माशरे हैं, जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं, सर, उन्होंने इस ज़िंदगी के इस शोबे को कितनी अहमियत दी है। सर, और मैं आपको फिर मैंने इस पर बाकायदा रिसर्च वगैरह भी की और ये स्टेटिस्टिक्स की बात है कि यूरोप में बरतानिया जो है, बरतानिया का जितना भी एरिया है
उसका 17% अंडर फॉरेस्टेशन है। ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड, उनका तकरीबन 1/3 मोर देन 30% एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्टेशन है। अमेरिका का 19% जो एरिया है वो अंडर फॉरेस्टेशन है। और जो लोग गए हैं, यूरोप गए हैं, अमेरिका गए हैं, वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि आप अमेरिका में वर्जीनिया से आप सफ़र करें और बुफेलो तक जाएं, आपको एक मरला ज़मीन भी आपको ऐसे बैरन खाली नहीं मिलेगी। हर तरफ जंगल ही जंगल और दरख्त है। ऐसा लगता है कि जैसे जंगलों को काट कर यहाँ सड़कें बिछाई गई हैं और शहर बसाए गए हैं। तो जब मैं वहाँ से वापस आया तो हकीकत है, आप यकीन जाने जवानी भाई, कि मुझे इस्लामाबाद, अब हमारा पाकिस्तान का इस्लामाबाद माशाल्लाह ग्रीन शहर है, लेकिन हकीकत है कि यूरोप और अमेरिका के शहरों के मुकाबले में मुझे इस्लामाबाद भी बैरन लगता था। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्तान हम कहाँ खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये जब सूरत हाल मैंने देखी तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि हमें कुछ करना चाहिए हर इंसान। तो आपने क्या किया, मतलब आपका अपना ज़ाती कंट्रीब्यूशन है, अपने शहरियों का क्या होना चाहिए? मैंने रिजवानी भाई पिछले 6-7 साल में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पौधे मुल्तान के और सब तकरीबन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो लगाए हैं, जिसमें से 4,000 तो मैंने सिर्फ मुल्तान पब्लिक स्कूल में मैं लगाए, महकमा जंगलात से लेकर। ये सब पौधे मैंने महकमा जंगलात से लिए और ये अब कुछ प्राइवेट नर्सरी से भी लिए। वापडा टाउन में मैंने 1,500 पौधे वापडा टाउन में लगे हैं। बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन में, एमर्सन कॉलेज में मैंने 350 पौधे एमर्सन कॉलेज में मतलब एक इंडिविजुअल ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो एक मिसाल बन सकते हैं। एग्जैक्टली और बनना चाहिए उन्हें, बनना चाहिए। जब तक हर पाकिस्तानी इसका, और हम कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। जहाँ एक दरख्त भी लगाने की जगह है सर, एक घर के अंदर एक दरख्त भी लगाने की जगह है तो वहाँ लगाना चाहिए और वो लगा सकते हैं, बशर्ते कि हम एहसास करें। सही। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट कि इस शहर में किस हद तक शजरकारी की ज़रूरत है? और स्पेस इतनी बड़ी पड़ी हुई है, और अगर आप एरियल व्यू देखें मुल्तान शहर का तो आपको जो कंजस्टेड एरिया मुल्तान का जो पुराना शहर है उसमें आपको नज़र ही नहीं आता कहीं पे ग्रीन स्पॉट। आप समझते हैं कि कितना ज़रूरत थी जिस पर PHA काम कर रही है, जिस पे आम आदमी उस तरफ आए हैं, प्राइम मिनिस्टर की अपील पे भी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक अवेयरनेस लोगों में आई है। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्तान शहर की अभी तक आपने जो सर्वे किया है, आपके ख्याल में मुल्तान शहर में किस हद तक और कहाँ गुंजाइश मौजूद है आपको शजरकारी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी मनाएं, झंडियाँ लगाएं, लेकिन वतन की सालगिरह पर एक पौधा भी लगाएं, अपना हिस्सा दें वतन को। जिस फ़ज़ा के अंदर हम रह रहे हैं, इस फ़ज़ा के अंदर अपने एक पौधा लगा के अपना इसकी क्लीन करने के लिए हिस्सा डालें। मेरी तो बल्कि गुजारिश होगी कि हर पाकिस्तानी अपने बच्चे की या किसी की भी सालगिरह हो तो जहां हम हज़ारों खर्चा करते हैं किसी और चीज़ों पर, वहां एक 100 रुपये का पौधा एक लेके लगाएं ताकि आपका माहौल के अंदर हिस्सा हो। तभी हम जो बढ़ती हुई आलूदगी है या ग्लोबल वार्मिंग है इस पर काबू पा सकेंगे। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है मुल्तान शहर की आबो हवा का, तो मुल्तान शहर के अंदर PHA बहुत अच्छा काम कर रहा है। PHA ने रोड साइड पर अवेलेबल स्पेस को कवर कर लिया है और बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सी जगह पर जो डिवाइडर है उसको तोड़कर पौधे लगाए गए हैं, क्योंकि मुल्तान शहर के अंदर इतनी चौड़ी ग्रीन बेल्ट्स नहीं हैं। प्लानिंग का जो भी है, इसको जो भी आप कह सकते हैं, तो इसके लिए जो अगला स्टेप है कि जो गवर्नमेंट स्पेस हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे पास गवर्नमेंट स्पेस है, सबसे पहले तो उनको यूटिलाइज़ किया जाए, वहाँ बड़े दरख्त लगाएं। और दरख्त लगाने में भी हमें थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज़ ये सोचनी है कि हमने कौन सा दरख्त यहाँ लगाना है। कई जगह ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कोनों का दरख्त लगा लेते हैं, सस्ता भी होता है और उसकी मेंटेनेंस कम करनी पड़ती है। हमें यहाँ पर बेसिकली बड़े दरख्तों की ज़रूरत है
जो यहाँ के आबाई दरख्त हों। उसकी उसकी वजह यह है कि हमारे बहुत से बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, जो आबाई दरख्त को पसंद करते हैं, कोनों को पसंद नहीं करते। आप देखेंगे कोनों पे, फिर कोनों एक तनावर दरख्त नहीं बनता। ये एक झाड़ी या खूबसूरत मुख्तलिफ अशकाल के लिए तो बेहतर है, लेकिन इस दरख्त के लिए बेहतर नहीं है। आबाई दरख्त लगाएं। फिर इसके अलावा शहर के जो चारों तरफ जो बाईपास वगैरह हैं, उनके साथ हाईवे के रोड्स हैं, 220 फुट उनकी जगह होती है, तो उस जगह को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसी तरह मुल्तान के करीब से मोटरवे गुजर रही है, उसके अतराफ़ में बड़ी जगह होती है, उस जगह को भी यूज़ किया जा सकता है प्लांटेशन के लिए, क्योंकि बढ़ती हुई जो गर्मी है इसको कम्पीट करने के लिए हमें इसी तरह से प्लांटेशन करनी चाहिए। अच्छा, अब जिस प्लांटेशन की बात हो रही है कि यहाँ पे हज़ारों और लाखों पौधे लगे हैं, इजाज़त जुआ साहब, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि आप ये जो पौधों की ज़रूरत है वो पूरी कहाँ से करते हैं शजरकारी के लिए, और किस हद तक कोई आपकी अपनी नर्सरीज़ कितनी हैं, आप ले कहाँ से रहे हैं, और प्राइवेट नर्सरीज़ का कितना रोल है, उसे क्या किस तरह पे किया जाता है, और आम आदमी जो अपनी नर्सरियों के ज़रिए किस हद तक उसने कंट्रीब्यूट किया है? देखें, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम एग्री बिजनेस है, मैं उसी वाले से थोड़ा सा लोगों को करूँगा कि ये एक छोटा सा कारोबार नहीं है, छोटा सा काम भी नहीं है। इसमें कोई 50 इदारे इन्वॉल्व हैं और कई लोगों को रोज़गार मिलता है इससे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, प्लांटर्स हमने लिए हैं, मुख्तलिफ प्लांटर्स रखाए हैं हमने, फ्लाई ओवर्स पे रखे हैं, और मुख्तलिफ जगह जैसे आपका खूनी बुर्ज है, इस तरफ बड़े साइज़ के प्लांटर रखे हैं, हम लोगों को अवेयर किया है। अब मैंने मुख्तलिफ बिजनेसमैनों को लिया है, मैंने कहा भाई आप एक साइड पे अपना नाम लिखें, एक साइड पे PHA लिखें, प्लांटर्स लिए हमने, उसको पैसे मिले, फिर हमने उसमें मिट्टी डाली, मिट्टी वालों को अलग पैसे दिए, फिर हमने पौधे ख़रीद किए नर्सरी से। हमारी नर्सरी इतनी छोटी है कि उसमें वसअत नहीं है, उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया साबका हालात। अब हम अच्छा, आप बात करें नर्सरी की, और आप बात करें अपने पौधे कैसे लिए और क्या पोटेंशियल है बिज़नेस के हवाले से, जो इस शजरकारी मुहिम का इम्पैक्ट बिज़नेस पे क्या पड़ा है, कारोबार पे क्या पड़ा है, उस पर बात करें। बड़ी आम बात है, इस पर हम बात जारी रखेंगे, लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं यौम आज़ादी पर शजरकारी मुहिम की, और साथ ही अभी ब्रेक पे जाने से पहले एजाज़ जुआ साहब, चेयरमैन PHA से जो बात हो रही थी कि इस शजरकारी मुहिम का जो इम्पेक्ट है मुआशी, वो क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप एजाज़ जुआ साहब आप जो कर रहे थे कि किस अंदाज में इनडायरेक्टली कौन कौन से और बिज़नेस फ़रोग़ पाए हैं, और किस अंदाज में लोगों को कारोबार के और आमदन के नए मौक़े मैसर आए हैं, या पुराने मौके तो बढ़े कैसे? ये इसमें सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है सर। इसमें लोगों ने मुख्तलिफ ग्रीनरी के हवाले से एक खूबसूरती को बनाया। अब जितनी महंगी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की आप घर बना लें, जब तक उसमें प्लांटेशन नहीं है, ऐसे समझ लें जैसे लड़की बैठी है शादी से पहले, और शादी के दिन जब तैयार होती है तो फिर घर का रौनक ऐसी बनती जब तक आप पौधे नहीं लगाएंगे। तो इस हवाले से इसमें कई इंडस्ट्रियाँ शामिल हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, खाद है, बीज है, फ्लावर्स हैं। अब देखें, आप डेली कोई ना कोई शादी खुशी गमी पे आ रहा है, तो आप फूल पहना रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं, ये एक पूरा बिजनेस है जी। और कई लोगों को, हज़ारों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ से बिजनेस मुहैया होता है, रोज़गार भी मिलता है, और शहर की खूबसूरती भी बनती है। अभी जब भी हमने ग्रीन बेल्ट्स पे काम शुरू किया, पार्कों को मेंटेन किया, हर आदमी दिल से दुआएं भी देता है, खुश भी होता है। जब हम खुद रोड पे जा रहे होते हैं, उन दरख्तों के नीचे लोग अपनी रोज़गार के लिए साए में बैठे होते हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा, मैं वहाँ इतना दिल खुश होता है कि यार ये चलो हमने कुछ ना कुछ अपना हिस्सा ऐसा डाला है, जो हमने बड़ी साइज़ के दरख्त लगाए हैं, 15 से 16 फुट के दरख्त लगाए हैं। ये एक पूरा बिजनेस है। हमने कुछ अपने पास हमारा 1% मिलता है, जितना भी हमारा यहाँ कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का काम मुल्तान में, उसमें 1% PHA को मिलता है। पिछले एतवार में किसी डिप्टी कमिश्नर, किसी हमारे DG साहब ने उसमें हाथ नहीं डाला था, क्योंकि ये नैब की वजह से या एंटी करप्शन की वजह से इसमें ख़ास से खौफज़दा थे। हमने पिछली बार भी कुछ पौधे ख़रीद किए हैं शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। आपने देखा होगा पिछली बार हमने पूरे ग्रीन बेल्ट्स पे आपको फूल ही फूल नज़र आए होंगे, गेंदे के, और दूसरे हमने पार्क भी सजाए हैं। तो इसमें बिज़नेस के साथ बड़ी अहम बात की आपने, ये बताया कि आपको कितना पिछले साल और इस साल इनकम का क्या फ़र्क पड़ा है, जो आपने कंस्ट्रक्शन के साथ, आपने घर बनाने के साथ, या किसी कॉलोनी के हिसाब से आपने जो 1% आपने फ़ी और लगाया है, टैक्स लगाया था, उसमें कितनी इनकम हुई?
मेरे ख्याल में इस दफ़ा मैं ये फिगर मेरे इल्म में नहीं है सर। लेकिन हमें करोड़ों रुपए के हिसाब से, कल भी कमिश्नर साहब बता रहे थे कि तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए अभी जो एक मेरे पास कोई आया है बिल, हमने 1% का आपके अकाउंट में उसको शिफ्ट किया है। अब हम पौधे खरीद करने शुरू जा रहे हैं, जैसे मिवाकी पार्क्स हैं, कुछ पार्कों की डेवलपमेंट है। इस दफ़ा हमारा जो अपना बिल बोर्ड वाला ठेका था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन 14 करोड़ 80 लाख में चला गया है। लेकिन 700 सवा 700 लोग भी हमारे पास काम करते हैं। पानी जो सुबह शाम, अभी खान साहब बात कर रहे थे, पौधा लगाने के बाद हमारी 3-4 लोगों की नज़र है। कमिश्नर साहब खुद देखते हैं, हमारे डीजी साहब भी रात को देखते हैं, और मेरा सारा दिन मैं रोड पे होता हूँ, मैं उसको फ़ोन करके बताऊँगा यहाँ पानी लगा, फ़लाँ पार्क में पानी नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक डायरेक्ट आवाम से है। मुझे डेली पिक्चर्स, फ़ोटो या वीडियो या वॉइस मैसेज आ जाता है कि फ़लाँ जगह पानी नहीं लगा, फ़लाँ जगह पौधा सूख रहा है। हम उसको पूरा, अपने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सअप का, उसमें फ़ौरन करते हैं, जो हमारा वाटरिंग इंचार्ज है उसको हम कहते हैं कि या फ़ौरन जो भी पानी लगा उसको जाके चेक करो। ये एक सिस्टम है। लेकिन उसका मैं समझता हूँ, हमने पिछले दिनों सेक्रेटरी साहब को भी लेटर लिखा, हमने कहा भी जितनी यहाँ मुल्तान में आपने कॉलोनियाँ बनाई हैं उसमें तय करें कि PHA से NOC लिया जाए। वो इसलिए कहा है कि वहाँ ग्रीनरी के जो प्लॉट छोड़े गए हैं वो बाद में कुछ अर्से बाद प्राइवेट कॉलोनी तो उसको बेच देती हैं। वो हमें उसके हमें शिफ्ट करें PHA को, उसका हमें फ़ंड दें जो डेवलपमेंट फ़ंड है, ताकि हम उसको ग्रीन करके दें, और कोई नक्शा PHA से NOC लिए बगैर पास ना हो। अगर इस पर पाबंदी हो जाती है तो बहुत सारी कॉलोनी, जैसे प्राइवेट कॉलोनी आपकी बड़ी खूबसूरत ये है। आपने कमिश्नर साहब को लिखा? मैंने अपने सेक्रेटरी साहब को भी लिखा, कमिश्नर साहब को भी लिखा। अच्छा, इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड आया अभी? रिस्पॉन्ड आया, काम चल रहा है, उन्होंने उसको लिखा है, मैं सेक्रेटरी साहब ने उसकी कॉपी भी मुझे भेजी है। उन्होंने MDA को भी लिखा है कि जहाँ डेवलपमेंट हो, प्राइवेट जितनी भी कॉलोनियाँ बनने जाएं, पहले उसका बोर्ड में रख के इसको पास करें, ताकि PHA से NOC ले, और ग्रीन जो एरिया छोड़ा गया है वो PHA के हवाले किया जाए बाकायदा। जानी बात ये है एक्चुअली कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मुल्क जो है पानी के क्राइसिस से हम गुजर हैं पानी की। लेकिन बात ये है कि वो जो क्राइसिस है पानी का, वो हमारी अपनी, मैं समझता हूँ कि नाअहलियों का समर है। ठीक है, जितना पानी अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमने बदकिस्मती से आज तक, चूँकि बस ये हमारे हुकूमतों की, मैं किसी एक हुकूमत की नहीं बल्कि तमाम हुकूमतों की मैं ये कहूँगा कि ये नाअहली है कि उन्होंने पानी के मसले को अहमियत वो नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी। हालांकि पानी का जो मसला है रिजवानी भाई, मैं एक इंजीनियर होने के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को जितने भी मसाइल दरपेश हैं उनमें पानी का मसला सबसे संगीन है, सबसे अहम है। लेकिन ये नहायत बदकिस्मती की बात है कि तरबेरा डैम जो कि 1975 में कमीशन हुआ, आज 45 साल हो गए हैं। इन 45 सालों में हमें 4 या 5 हर 10 साल के बाद एक हमें मेगा डैम बनाना चाहिए था। 4-5 डैम, इस वक्त हमारे पास 6-7 मंगला और तरबेला के अलावा कम से कम 4 या 5 डैम और हमारे पास होते तो हमारे पास पानी का ये बहरान बिल्कुल भी ना होता। लेकिन अब ये है, इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ वो यानी वो एरिए हमारे पास जो पड़े, मसलन मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे थल के इलाके में मेरे पास 10 मुरब्बे ज़मीन है, हमारे वालिद साहब की है। उसमें से तकरीबन 2-3 मुरब्बे जो ज़मीन है वो टिब्बा, मतलब एक है, टीले हैं, रेत के टीले हैं। ठीक है जी, मैंने उन्हें हमवार कराकर उनके ऊपर ये जिसे हम उकाहा कहते हैं, रुल्ला कहते हैं, और उसके लिए पानी की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी। और ये जो है सफ़ेदा भी, लेकिन सफ़ेदा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये कीकर, टुल्ला, ये वो दरख्त हैं जो कि आप जिनके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, और मैंने वो लगाए हैं, और आप जाकर देखें वो पूरा जंगल बना हुआ है, इतना खूबसूरत लगता है वो एरिया। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी आप कह रहे थे कि बिज़नेस
ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। सर अभी मैंने वो किया, उनका लगवाया 10 लाख रुपए, अभी सिर्फ 3-4 साल हुए हैं। इस वक्त भी मुझे उसका 10 लाख रुपए की ऑफर है। ठीक? तो हमें देखना ये, जैसे अभी ये भी फरमा रहे थे कि हमें देखना ये है कि हमारे अपने इलाके, हमारे अपना जो एरिया, हमारा जनूबी पंजाब का जो एरिया, यहाँ कौन से दरख्त जो हैं वो जिनको पानी की कम ज़रूरत है वो आप लगा सकते हैं। मसलन कीकर है, मसलन सिरस है, सर हाँ जी, मसलन नीम है। सर ठीक? और नीम का जो दरख्त है, बकैन है, ये वो दरख्त हैं जो कि यानी एनवायरनमेंट के हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम नीम का जो दरख्त है। हाँ जी, मैंने लगाए हुए हैं अपने घर के अंदर, मैंने नीम के दरख्त लगाए हुए हैं, मैंने अपनी ज़मीनों के। अब देखें अंग्रेज़ इस मामले में, हालांकि अंग्रेज़ की हुकूमत हमारे लिए मिसालें छोड़ गई है। सर आप देखें इरिगेशन के मैं इरिगेशन में रहा हूँ, आप इरिगेशन के रेस्ट हाउसेज में देखें, जाकर देखें कि बड़े बड़े बड़ के दरख्त हैं, बरगद के बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं। ये अंग्रेज़ हमें देखे, लेकिन अब आपको बरगद का दरख्त कहीं नज़र भी नहीं आता है। सर है जी, आपको वो बकाया इसके नीम के दरख्त अब लोग लगा रहे हैं, जैसे अभी ये कह रहे थे कूनो और क्या क्या, बिल्कुल बेकार किस्म के। सही हमें अपने एनवायरनमेंट के हवाले से, सर एनवायरनमेंट के हवाले से हमें दरख्त सेलेक्ट करने चाहिए जो कि हमारे माहौल के मुताबिक हो, बिल्कुल ठीक। और उनके लिए पानी, इतना पानी भी नहीं चाहिए, कुदरत का निज़ाम है, सही। हमें उसको उसके मुताबिक चलना चाहिए। सही, आपके उसके मुताबिक चलना चाहिए। सलीम साहब, अगर हम आपसे पाएँ तो आप बता सकते हैं कि क्या, फिर मैं कहता कि शहर की आपने कहा कि हमें स्कूल कॉलेजेस और सरकारी जो इमारतें हैं उनमें हमारे पास जगह है और चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन लोगों में आप क्या समझते हैं कि जो सेंस है वो अभी इस मुहिम को आप समझते हैं कि काफ़ी आई है और वो इस पर काफ़ी स्पीड से काम कर रहे हैं? आप समझते हैं ये पेस बरकरार रहेगी, और रही तो उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए, कौन से पौधों का इंतखाब करें? जैसे मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि कोनों को आपने रिजेक्ट किया, और फिर लोकल कौन से हैं जिसको आप आबाई कह रहे थे, जो मकामी दरख्त हैं, ये पौधे, वो कौन से होने चाहिए? जी सर, जो पौधे आबाई पौधों की तरफ हम आ रहे हैं, उससे पहले मैं सर का जो बिज़नेस वाला पॉइंट है उसमें थोड़ी सी एडिशन चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि ये जो कट फ्लावर इंडस्ट्री है, जिस तरह हॉलैंड की है, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है हॉलैंड के अंदर, और हमारे यहाँ जितने भी हम ये गेंदे के फूल, पटूनिया, साल्विया, या जितने भी सरमा में गर्मा में लगाते हैं, इन सब का सीड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी तैयार नहीं होता, और वो ये बिज़नेस है। फिर उसके बाद जो पत्तों की है, जो हमारा हब है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का, वहाँ आप चले जाएं, सैकड़ों एकड़ पे जो वहाँ पे फार्मर्स हैं, वो एग्रोनॉमिक क्रॉप, या जो जिसको हम ज़रूरी क्रॉप कहते हैं, वीट, ये कपास वगैरह, इसकी बजाय ये फ्लावर, ग्लैडियोलस, रोज़ या ऑर्नामेंटल प्लांट को लगाना तरजीह देते हैं, क्योंकि इससे उनकी आमदन ज़्यादा है। अब इसी तरह ग्लैड, एक आम सा ग्लैडियोलस फूल मिल जाता है सरमा के अंदर, ये अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। आप इसकी कट फ्लावर प्रोडक्शन के अंदर एक सीज़न के अंदर 2 लाख तक प्रॉफिट कमा लेते हैं कन्फर्म। और इसमें अब चीज़ें आ रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, इसमें ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रोफेसर इफ्तिखार साहब, अदनान साहब, इनके एक स्टूडेंट है बेजाद रफ़ीक साहब, उन्होंने पिछले दिनों गुले दाऊदी के कुछ इम्पोर्टेड करवाई कलमें, जिसको सक्कर्स होते हैं या टिप कटिंग्स, और उसको जनवरी फरवरी में भी मार्केट किया, वरना ये हमारे यहाँ दिसंबर तक मार्केट होता है, तो उसको बड़ा अच्छा प्राइस मिला है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, बिज़नेस ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, इससे जो हमारी किसान खुशहाल भी हो सकता है, और इसकी आमदन जो है दूसरी क्रॉप्स की निस्बत ज़्यादा है, और इसके लिए जगह भी कम चाहिए, इसके लिए जो इनिशियल कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी कम होती है। अब आगे बात तो हमारे आबाई दरख्त, हमें आबाई दरख्त जो इस इलाके के हैं, जैसे सर ने जिक्र किया, कीकर है, नीम है, बकैन है, शरी है, सुखचैन है, अमलतास है, पीपल है, बोहड़ है, ये सारे वो दरख्त हैं। अब इनको ग्रो करना भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है सर। हमारे जो यहाँ के जनूबी पंजाब के जो ज़्यादातर दरख्त हैं, वो अमूमन सारे ही दरख्त बीज से काश्त हो जाते हैं, चंद एक को छोड़कर। वो बीज
आपको मैसर होता है। बरसात का मौसम जैसे आ गया है, एक थैले में लेकर आप बीज लगा दें। कुछ दरख्त हैं जो कलम से लगते हैं, वो कलम लगा दें, ठीक है। तो वो जैसे ही ग्रोइंग सीजन ये 15 से 20 दिनों में वो ग्रोथ स्टार्ट कर लेगी और उसके बाद वो अपना प्रॉपर साइज ले जाएगी। अगले साल आप उसको लगाने के काबिल हो जाएंगे। अब एक और चीज़ है जो हमारे यहाँ जिन चीज़ों को प्रेफर नहीं किया जा रहा, हम अब जनूबी पंजाब में प्लांटेशन बहुत अच्छी हो रही है, PHA कर रहा है और भी बहुत से सेक्टर्स जिस तरह सर काम कर रहे हैं। अभी भी हम जो बड़ा दरख्त है वो पत्तों से परचेज कर रहे हैं, हालांकि इस एरिया के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अब हम बजाय ये कि पत्तों के ऊपर डिपेंडेंट रहे, हम अपने एरिया में फार्मर्स को थोड़ा सा अवेयरनेस दें ताकि वो इस बिज़नेस की तरफ आए, यहाँ पर ही दरख्त तैयार करें और नर्सरी का बिज़नेस करें। तो उससे थोड़ी सी इलाकी खुशहाली होगी और यहाँ जो तैयार हो जाएगा दरख्त वो लोकल मार्केट में बनस्बत पत्तों की के सस्ता मैसर होगा। सही, आप कह रहे हैं कि नर्सरी का बिज़नेस खुद एक अच्छा बिज़नेस हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में भी, और अगर सरकारी सतह पर जो आप ख़रीदते हैं उसके ऊपर जो बजट खर्च करते हैं उस पर भी हम इस पर बात करते हैं। लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे शजरकारी मुहिम के और उसके जो मुआशी इम्पैक्ट्स हैं इस इलाके में क्या हैं, नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या डेवलप हो रही हैं। बात हो रही थी नर्सरी के बिज़नेस की कि प्राइवेट सेक्टर में भी नर्सरीज़ का बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस हो सकता है और हमारा जो फार्मर है, ग्रोवर है, वो इस बिज़नेस को अगर ऑप्ट करे तो वो जिन फसलों रिस्की फसलों पे काम कर रहा होता है उससे ज़्यादा पैसे वो इस तरह कमा सकता है। एजाज अंजुबा साहब, नर्सरी की बात हो रही है तो आपकी जो PHA की अपनी नर्सरी है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है और आप प्राइवेट सेक्टर को किस हद तक आप इनकरेज करने की पोजीशन में हैं कि आप वो नर्सरी को लगाएं और उसका फ़ायदा पूरे शहर को भी हो, इलाके को भी हो और उन बंदों को भी हो जो ये काम करें। देखिए, हमने कोई 9 नर्सरियाँ थीं जिनकी जगह हम मेरे आने से पहले किराए पे दी गई थी। हमारा इसी अगस्त में उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। हम वो 9 की 9 नर्सरियाँ अब PHA खुद उसको ग्रो करेगा, अपने पौधे लगाएगा जो हम बाहर से ख़रीद करते हैं। जिस तरह दख्त अभी सलीम साहब बता रहे थे कि ये एक बड़ा आला बिज़नेस है। अब मुल्तान से वही पौधे लेके आते हैं, मुल्तान की लोकल नर्सरी वाले अगर खुद तैयार करें कोई मुश्किल काम नहीं है, उसमें अपना मार्जिन रखते हैं। हमें वो पत्तों की से जो पौधा हमें 600 का 700 का या 900 का मिलता है, यहाँ 1200-1400 रुपये का पौधा मिलता है। फिर ट्रक का किराया भी भरना होता है, वो भी मसाइल हैं। तो वो उस बिज़नेस को हम इसी मुल्तान के लोगों को मैं चाहता हूँ कि उसको इनको करना चाहिए। हम अपनी नर्सरी इंशाल्लाह तैयार करें, अगस्त में हमारा ख़त्म हो रहा है, हम अपने पौधे खुद तैयार करेंगे। अभी मैंने 10,000 गिटली मंगाई है आम की, जो क्योंकि मैंगो सिटी मुल्तान में था तो हम उसको करना चाहते हैं कि अपने हर पार्क में आम के दरख्त तैयार करके खुद अपने दरख्त लगाए जाएँ। आम बड़ी मेहनत मांगता है। आम को हम पहले देसी तरीके से लगाएंगे। अभी कुछ पार्कों में हमारे फ्रूट्स वाले लगे हुए हैं, हम अब जा फ्रूट की तरफ रहें ताकि जिस तरह कचनार है, ये जो पिलकन हम पौधा लगा रहे हैं, इस पर भी एक बेरी सी लगती है जिस तरह पीपल पे लगती है, परिंदा बहुत ज़्यादा इस पर बैठता है। ये बिल्कुल उसी एक जैसी नस्ल है इसकी, ये जो हम पिलकन लगा रहे हैं। अब देखिए निश्तर में ये सारे लगे हुए और वहाँ परिंदा बेबाह है। हमारे मुल्तान में परिंदा ख़त्म होते जा रहा था। अब जैसे हम इसको ग्रो करते जा रहे हैं, परिंदा अब नज़र भी आ रहा है। सुबह जो चहचहाट होती थी चिड़ियों की वो भी सामने आ रही है। और मैं फिर आप जिस तरह सलीम साहब ने कहा कि यहाँ जो फार्मर्स है, अगर उसके पास 2 बीघे भी है, 4 बीघे भी है, तो वो फ्लावर्स की तरफ जाए, पौधों की तरफ जाए। 2 साल लगते हैं, पौधा तैयार होता है 2 साल में, 1.5 साल में गमले के अंदर बड़ा पौधा हर किस्म का इतना महंगा बिकता है। सागवान लगाएं, आप कचनार लगाएं, आप गोल्ड मोर लगाएं, आप इसमें पिलकन लगाएं, आप अमलतास लगाएं। आप उसको आज लगाएं और अमलतास भी बीज से लगेगा, अपना पिलकन जो है वो उसकी कलम लग जाती है, और जैसे बकैन है, नीम है, ये सारे बीज से चल जाएगी। तो हमें इस तरफ आना चाहिए लोगों को। ये छोटा कारोबार लगता है, लेकिन ये फ्रूट्स और ये पौधों का इतना बेहतरीन, उतना महंगा कारोबार है, आपकी सोच से भी ज़्यादा महंगा कारोबार है। अच्छा, पूरी दुनिया में जैसे अनिया साहब बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में खुद ये फ्लावरिंग जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और लोग पूरे पाकिस्तान में भी अक्सर देखें तो आप एयरपोर्ट्स पे लोग नज़र आते हैं जो बाहर से पौधे लेकर आ रहे होते हैं और वो उसको लोग मार्केट करते हैं। किसी भी आप किसी बड़े मुल्क में चले जाएँ और शहर में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको लाजमी इस तरह का एक बड़ी गार्डनिंग और वो नज़र आती है, नर्सरी भी नज़र आती है, वो बड़ा बिज़नेस है। हमारे यहाँ इस बिज़नेस की तरफ लोग क्यों नहीं आए? रिजवान भी मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे यहाँ तो हम इतने बैकवर्ड हैं। वैसे तो ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत बैकवर्ड है, लेकिन मैं अब हॉर्टिकल्चर के हवाले से मैं आपको बात करता हूँ। आज से 30 साल पहले मैं गया था
MSc जब मैं कर रहा था, मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। मैं हॉलैंड गया, एम्स्टर्डम में मैं ठहरा हुआ था। तो हम एम्स्टर्डम से निकले सैर करने के लिए पूरे मुल्क के। तो सुबह 8 बजे मैं वैन में बैठा, तो हमारा जो पहला स्टॉप था एम्स्टर्डम से कोई 10-15 मील बैर आल्समीर एक जगह है, आल्समीर, वहाँ हमारा पहला स्टॉप था। आल्समीर क्या है, वो एक छोटा सा गांव है और वो एरिया तकरीबन 8 या 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इतनी ज़्यादा नहीं है। उस 8 या 10 स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ के फार्मर्स ने सैकड़ों के हिसाब से ग्लास हाउसेज बनाए हुए हैं। सर और उन ग्लास हाउसेज में ट्यूलिप, आपको पता है कि हॉलैंड का जो ट्यूलिप, और उसकी 100 से ज़्यादा कलर्स हैं, उसके हैं और भी फूल। तो उन सैकड़ों ग्लास हाउसेस में दे ग्रो ट्यूलिप एंड अदर फ्लावर्स, ठीक है जी। फिर उन तमाम जो फार्मर्स हैं उन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाया हुआ है, वहीं उन्होंने एयरपोर्ट बनाया हुआ है। एयरपोर्ट है, कोऑपरेटिव एयरपोर्ट है, और बहुत बड़ा ऑक्शन हाउस है, और एक बहुत बड़ा हॉल है विच कवर 10,000 स्क्वायर मीटर्स। 10,000 स्क्वायर मीटर का एक हॉल है जिसमें वो जो फार्मर्स हैं वो सुबह 9 बजे अपने अपने जो बेड्स वहाँ लगा देते हैं सर फूलों के, उनके नंबर आ जाते हैं। एक पूरे यूरोप से, सर पूरे यूरोप से जो इम्पोर्टर्स हैं फूलों के, वो अपने अपने जहाज़ लेकर आते हैं, वहाँ जहाज़ पार्क होते हैं, ऑक्शन होती है, 10 बजे तक ऑक्शन ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे ऑक्शन होती जाती है वैसे वैसे वो बेड्स वो पैक करते जाते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी पैकिंग की कि अब फूलों से ज़्यादा नाजुक कौन सी चीज़ हो सकती है। वो उसी वक्त लोड हो जाते हैं, और शाम के वक्त वही फूल आपको पोलैंड में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्ज़रलैंड में, हत्ता कि रशिया तक वो दुकानों के ऊपर आपको हॉलैंड के वो फूल आप ले सकते हैं। एंड वुड यू बिलीव, मैं हैरान हुआ, मैंने सवाल किया, मैंने कहा सर ये बताएं कि आपकी इस एक पॉइंट से, आल्समीर से, और इस किस्म के कोई 1 दर्जन के करीब उनके पूरे हॉलैंड के, और बहुत छोटे सा उनके, तो दे टोल्ड मी कि लास्ट ईयर दे हैड एक्सपोर्टेड $500 million वर्थ ऑफ फ्लावर्स। सर $500 million worth of flowers from that just one plant आल्समीर। और आप ये देखें कि दर्जनों वहाँ ऐसे प्लांट हैं, यानी वो कौम सिर्फ फूलों से, सर फूलों की एक्सपोर्ट से सर बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। ये इतना बड़ा बिजनेस है पूरी दुनिया के अंदर, और तो हमें तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमें तो, हालांकि हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा पोटेंशियल हॉलैंड से बहुत ज़्यादा है। हॉलैंड तो बहुत छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा सा मुल्क है कि मैं लेकिन वो तो फूलों की तरफ चले गए, लेकिन हमारे यहाँ जो सलीम साहब जो नर्सरी हैं सर जी हमारे वो ज़्यादातर तो फलों की तरफ गए हैं, फलों की नर्सरियों ने ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई हैं यहाँ पे फूलों की निस्बत। अच्छा रिजवानी भाई, अल्लाह ताला ने, बात नहीं है, मिक्स है, ये मिक्स है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने खुदा की कसम, हमने कदर नहीं की अपने मुल्क की। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इतनी नेमतों से नवाजा है। जो सेब आप पैदा करते हैं पूरी दुनिया में नहीं मिलता सर, जो आम आप पैदा करते हैं वो पूरी दुनिया में नहीं मिलता, जो अंगूर आप पैदा करते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, सही, जो ऑरेंज आप पैदा करते हैं पूरी दुनिया में नहीं मिलता है, गाजर मामूली चीज़ है, जो केला आप पैदा करते हैं वो पूरी दुनिया में नहीं मिलता है। अल्लाह ताला ने तो इस मुल्क और इस कौम को हमें इतना कुछ दिया है। ये सेब आपका कालकड़ू दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। आप भी गए हैं, छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको जी, बात करें, सलीम बात करें। सलीम साहब आपका सिर्फ एक कमेंट लेकिन चाहिए। हमने अपने पोटेंशियल से, हमने आज तक हमें ना प्लान किया हमारी हुकूमतों ने, ना हमें इसका एहसास है। मुजरमाना गफलत हमारी रही है, हुकूमतों की भी और इंडिविजुअल्स की भी। सलीम साहब आप क्या समझते हैं? वही मैं बात कर रहा था कि एक पॉइंट कि लोग ज़्यादातर फलों की तरफ तो गए, मुल्तान की जो बड़ी नर्सरीज़ हैं उन्होंने ज़्यादातर आम के पौधे ही ज़्यादा बेचे, ये चीज़ें की हैं, और फूल कम बेचे। लोगों को कैसे पर यकीन हो कि फूल ज़्यादा पैसे देते हैं इनकम के हिसाब से? जी सर की बात थी, इंटरनेशनल जो फ्लावर नर्सरी है
इसकी जो एसोसिएशन है, इनका जो इस अभी जो 5 साल का प्लान है उसके अंदर ग्रोथ रेट जो है 6.3 है। आप अंदाज़ा कर लें कितना, मतलब उन्होंने फास्ट रेट रखा है। और अब दुनिया की तरफ देखें तो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट दुनिया के हिसाब से बहुत बेहतर है, बहुत मुवाफिक है हमा किस्मी फ्लावर की ग्रोथ के लिए। हमारे यहाँ कहीं पर एक टाइम पे सर्द मौसम होता है, कहीं गर्म होता है, तो हम हमा किस्मी फ्लावर उगा सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ ना फ्लावर इंडस्ट्री है या फ्लावर प्रोडक्शन है, रोज़ जो है गुलाब की हम मिसाल ले ले, हमारे यहाँ फार्मर को इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है इसकी कितनी प्रॉफिट वाली क्रॉप है। अब आप ये देखें, मेन इवेंट्स होते हैं न्यू ईयर, वैलेंटाइन डे वगैरह, दुनिया के बहुत से ममालिक में उस वक्त सर्द मौसम होता है और फ्लावर की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त फिजिबल इन्वायरमेंट होती है। हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे पर तो मैक्सिमम, और न्यू ईयर पर भी अगर हम थोड़ा सा ग्रीन हाउस की तरफ जाएं तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं और इसी गुलाब को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इसका रोज़ा वाटर है, कॉस्मेटिक के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। फिर इसके अलावा तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है रोज़ा ऑयल, परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड डॉलर्स के ये केजीज़ के हिसाब से जाते हैं। इसको हमारे यहाँ कोई बंदा जो बड़ा बिजनेसमैन है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करे, उसको ट्राई ही नहीं कर पाता। छोटा फार्मर है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्रॉप की तरफ रहता है, रिस्क नहीं लेता। तो जब आप कोई बंदा पैटर्न सेट कर देगा तो हमारा जो है फार्मर इस तरफ खुद ब खुद चला जाएगा, क्योंकि जारी सी बात है एक चीज़ जब ज़्यादा मुनाफा देगी तो लोग इसकी तरफ जाएंगे। अब ये पैटर्न सेट हो रहा है, मैंने इस दफ़ा देखा है मुल्तान के अंदर भी ग्लैड तैयार होकर लोगों ने सेल किया है, और बहुत से फूल हैं जो यहाँ तैयार हो रहे हैं और मार्केट के अंदर जा रहे हैं। इसी तरह 4-5 साल पहले मुल्तान के अंदर गुल दाऊदी नहीं था, तो PHA जैसे हर साल गुल दाऊदी की नुमाइश करता है, इस तरह बहुत से लोगों को इसकी तरफ अवेयरनेस आ रही है। गुल दाऊदी दुनिया के अंदर बड़ा अच्छा कट फ्लावर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। गुलाब की प्रोडक्शन के लिए भी हमारी आबो हवा बहुत मुवाफिक है, तो अगर हम फार्मर को छोटी गवर्नमेंट कोई फैसिलिटेट कर दे, कोई सब्सिडी दे दे, तो ये फार्मर इस तरफ शिफ्ट कर सकता है और इससे हमारा सिर्फ अपनी ज़रूरियात ही नहीं, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है जी। आप जंजुआ साहब, आप आखिरी फाइनल कमेंट अगर हम करें, आप क्या समझते हैं कि क्या इंडस्ट्री के तौर पे हम अपनी इस फ्लावर इंडस्ट्री के तौर पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं साउथ पंजाब में कोई एक इस तरह के इनक्रेज करके, और या दूसरा ये कि आपके पास आप क्या समझते हैं कि क्या हमें और गुंजाइश मौजूद है करने जिस के लिए? तरह सलीम ने बताया ना जी, ज़राई सिटी है मुल्तान। अच्छा, आपने जिस तरह का फ्रूट के पौधे, यहाँ हर बंदा फ्रूट्स के पौधे लेता है। आम के दरख्त चाहिए मुझे 1000 चाहिए, अब फ्लावर्स के लिए मैंने घर में लेने 10 पौधे लूँगा, 20 लूँगा। इसलिए यहाँ की जो नर्सरी है वो फ्लावर्स की तरफ नहीं जा रही, इस तरह जा रही है। अगर इसको बिज़नेस के तौर पे, जिस तरह सलीम भाई बता रहे हैं कि ये परफ्यूम वाले लेते हैं, कलर वाले लेते हैं, पूरी दुनिया में जब मौसम नहीं होता हमारे पास फूल तैयार होते हैं, अगर उसका मामला कर लिया जाए तो ये इंडस्ट्री बड़ी आला है। अब जिस तरह मुख्तलिफ मेडिसिन कंपनी है वो भी आपसे, जिस तरह वो जो कृषि वाले हैं, दूसरे हमदर्द हैं, ये आपसे मुख्तलिफ फूल मांगते हैं। इस तरह हमें इसकी तरफ हमें आना चाहिए, इसको मैं जो एजुकेट भी करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो आपकी ज़राई यूनिवर्सिटी हैं इनको एजुकेट करना चाहिए, तरीके बताने चाहिए कि हम इसको किस तरह ग्रो कर सकते हैं। बेहतरीन बिज़नेस है। आपके इसी तवासत से मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ, हमने जो प्लांटर्स रखे हैं, हम उस शहर को खूबसूरत बनाने की तरफ जा रहे हैं। लोग अपनी सिर्फ छोटी सी गर्ज के लिए हमारे प्लांटर भी तोड़ते हैं, चाहे यहाँ फूल ना हो, नगर ना लगे। हमारे जिस तरह खूनी बुर्ज वाली साइड पे हमने एक वाल सिटी को, मुल्तान वाल सिटी को बड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। वहाँ बग्गियाँ और घोड़े बांधे हुए थे, लोगों ने हमको रिमूव करके वहाँ बड़े महंगे पौधे रखे, लोगों ने उसको तोड़ दिए, उसमें घास डाल के उसको घोड़े बांधे हुए हैं। यहाँ लोग नशा बैठ के करते हैं, बताएं हम इसको कैसे कितना खर्च करें। हमने एक छोटा सा 35 लाख रुपए का टेंडर दिया है आपके नादरन बाईपास से सऊ चौक तक, जिसमें 40,000 हमने फाइकस के पौधे लगाए हैं और उस पर 900 बड़े पिलकन के दरख्त लगाए हैं जो 15-16 फुट के हैं। मतलब ये कितने बड़े पैसे हमने खर्च भी कर रहे हैं और उस रोड को बना भी रहे हैं। एक चीज़ पे लोगों ने शोर मचा दिया, गुजरांवाले में 50,000 पौधे लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। हम तो एक छोटे से रोड की बात बता रहा हूँ, हमने 50,000 पौधे तो वहाँ लगा दिए हमने। और इस तरह पूरे मुल्तान को, कॉलेजों की तरफ जा रहे हैं, वलैसन कॉलेज लगाया, अलमदार हुसैन कॉलेज लगाया, साइंस कॉलेज में लगाया, पायलट सेकेंडरी स्कूल में बड़े दरख्त जाके लगाए और बच्चों को अवेयर किया है, ताकि बच्चे, और बच्चों से लगवाया हमने दरख्त,
पौधे दरख्त उनसे लगवाया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह ये आपके प्रोग्राम होते रहे, लोगों को इस तरह, जिस तरह आपके एग्री बिजनेस के हवाले से, नेक्स्ट आप किसी स्पेशलिस्ट को बुलाएं जो बताए कि कौन से फ्लावर्स के बीज कहाँ लगाने चाहिए। जैसे ग्लाइड की बात करें, अब सारा पत्तों की से आता है, तो यहाँ क्यों नहीं तैयार हो सकता? मुल्तान का मौसम किसी पौधे के लिए तो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होगा ना जी, उसके हवाले से हम कर सकते हैं उसको। बहुत शुक्रिया एजाज नजूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और सलीम साहब, आपका शुक्रिया कि आपने भी अपनी राय से हमारे नाजरीन को नवाजा। और नाजरीन, अहम बात यह है कि यहाँ एक पोटेंशियल मौजूद है, एक गैप है जिसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन पहला कतरा किसने बनना है बारिश का, और अगर किसी को ने एक मिसाली बिज़नेस किया और करके दिखा दिया तो यहाँ यकीनन एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे और बड़े कारोबार के तौर पे भी इस्टेब्लिश हो सकती है। नर्सरी का बिज़नेस, फूलों का बिज़नेस, और ये पूरी दुनिया में ये काम होता है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद ज़बानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।